तो नमस्कार सबने, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 कंप्लीट प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का बारे में पूरी डिटेल, उसको उसकी बैचिंग करना, उसकी मिक्सिंग करना, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसके बाद उसकी प्लेसिंग करना, उसके बाद उसकी कॉम्पैक्शन करना, उसके बाद उसकी क्यूरिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम उसकी बैचिंग करते हैं। क्या करते हैं? बैचिंग मतलब क्या? उसका मेजरमेंट करके उसको सभी जगह पे इकट्ठा करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है, उसके सामान को, जैसे कि सीमेंट, एग्रीगेट्स, इन सभी चीज़ों को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और उनका मेजरमेंट करते हैं कि कौन सी चीज़ कितने केजी चाहिए या कितने वॉल्यूम में, मतलब कितने मीटर की क्यूब चाहिए या कितने केजी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? बैचिंग बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उन सभी चीज़ की मिक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं उन सभी चीज़ की, उनको आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं? उनका हमारा जो कंक्रीट बन के तैयार हो गया, उसके बाद हम करते हैं ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, यानी हमें उस कंक्रीट का जहाँ पर उसका यूज़ होगा हम उसे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? उसको प्लेस करते हैं। क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। प्लेसिंग यानी हम उसका जहाँ यूज़ होगा वहाँ उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लेस करने के बाद क्या करते हैं? हम उसका कॉम्पैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्पैक्शन क्या होता है? कॉम्पैक्शन यानी उसके अंदर जितने भी एयर वॉइड्स हैं उनको हम ख़त्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर्स की मदद से या टैंपिंग रोड की मदद से उसके कॉम्पैक्शन को हम उसको ख़त्म करते हैं, यानी एयर वॉइड्स को हम उसके ख़त्म करते हैं। और कॉम्पैक्शन के बाद हम क्या करते हैं? क्यूरिंग क्या होता है? जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जब हम कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं तो पानी डालने की प्रक्रिया को हम क्यूरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम वाटर डालते हैं ताकि जो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से मजबूती से बन सके। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया? बैचिंग। तो बैचिंग क्या होता है? बैचिंग यानी मेजरिंग मटेरियल बिफोर मिक्सिंग। सभी मटेरियल्स का मेजरमेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं? बैचिंग बोलते हैं। बैचिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके से बैचिंग की जा सकती है? एक वॉल्यूम बैचिंग, वेट बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग का मतलब क्या होगा? हम किसी भी सीमेंट को लेंगे या एग्रीगेट्स को लेंगे, बाय वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, इतने मीटर की क्यूब ये ले लो, इतने मीटर की क्यूब ये ले लो, या इतने तसले रेती के लो, या इतने तसले बजरी के लो। तो वो क्या हो गया? वॉल्यूम बैचिंग। और वेट बैचिंग क्या हो गया? मतलब 5 kg हमें सीमेंट लेनी है और 10 kg हमें एग्रीगेट्स लेने हैं, तो केजी में यानी वेट के हिसाब से लेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेट बैचिंग बोलते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? जो वॉल्यूम बैचिंग होती है वो क्या होती है? स्मॉल वर्क के लिए होती है। किसके लिए होती है? स्मॉल वर्क के लिए होती है। और ये जो वेट बैचिंग होती है ये लार्ज वर्क के लिए होती है। किसके लिए होती है? लार्ज वर्क के लिए होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो वॉल्यूम बैचिंग होती है वो लेस एक्यूरेट होती है। क्या होती है? लेस एक्यूरेट। लेकिन जो वेट बैचिंग होती है वो क्या होती है? मोर एक्यूरेट। ठीक है, ये होगी हमारी बैचिंग। उसके बाद आ गई हमारी मिक्सिंग हमने बैचिंग कर ली, उसके बाद क्या आ गया? मिक्स करना उन सभी इंग्रेडिएंट्स को या जो हमने सब्सटेंस लिया उनको सबको आपस में मिक्स करना। तो हमारा एम क्या होता है? उन सबको यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स करना है। ये नहीं है कि बजरी या एग्रीगेट्स अलग से दिख रही हैं, सीमेंट अलग से दिख रही है। हम इन सब चीज़ों को एक यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग का एम क्या होता है? यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स करना। ठीक है, इसके टाइप्स कौन कौन से हो गए? हम किसी भी जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो कितने तरीक़ों से मिक्स कर सकते हैं? एक तो हैंड से, जो हम लोकल जो हम हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें किससे मिक्सिंग करते हैं? हैंड मिक्सिंग करते हैं। और सेकंड, मशीन से मिक्सिंग करना। और जो हैंड से मिक्सिंग होती है वो किसके लिए होती है? स्मॉल वर्क्स के लिए। किसके लिए होती है? स्मॉल वर्क्स के लिए। और जो मशीन के से मिक्सिंग होती है वो किसके लिए होती है? लार्ज वर्क्स के लिए। लार्ज जो बड़े बड़े काम होते हैं, लार्ज वर्क्स के लिए। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस क्या है? जो हैंड मिक्सिंग होती है ना, उसमें 10% ज़्यादा सीमेंट का यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ सीमेंट हवा में उड़ जाती है और अगल बगल क्या हो जाए? फैल जाती है। तो इसमें क्या होता है?
नियर अबाउट 10% मोर सीमेंट इज रिक्वायर, मोर सीमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक हो गया मशीन मिक्सिंग। अब इसके बाद हमारा बैचिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, उसके बाद आ गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या करनी है, हमने कंक्रीट को मिक्स कर लिया, बना लिया, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट कहाँ करना है, जहाँ हमें उसका यूज़ लेके आना है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट कंक्रीट विदाउट सेग्रीगेशन एंड लॉस ऑफ वर्केबिलिटी। इसका मतलब क्या है, हमें कंक्रीट को ऐसे तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है जिससे उसमें सेग्रीगेशन भी ना हो और उसकी वर्केबिलिटी में भी लॉस ना आए। पहले सेग्रीगेशन समझो। सेग्रीगेशन क्या होता है, जैसे जब हम कंक्रीट को कुछ ज़्यादा हिला कर लेके जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, अच्छे तरीके से ना लेके जाएं, तो क्या होता है, जो कंक्रीट के अंदर जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं ना, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट का पेस्ट, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट ऊपर आ जाते हैं, यानी जो एग्रीगेट्स होते हैं, बजरी होती है, वो ऊपर आ जाती है और सीमेंट का पेस्ट नीचे रह जाता है, यानी अलग हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं, जिससे क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, सेग्रीगेशन भी नहीं होना चाहिए और लॉस ऑफ वर्केबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। लॉस ऑफ वर्केबिलिटी यानी वर्केबिलिटी यानी हम उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। तो अगर वर्केबिलिटी का लॉस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ में भी लॉस हो गया और हम उसको इतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कंक्रीट विदाउट सेग्रीगेशन एंड लॉस ऑफ वर्केबिलिटी। उसके बाद है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किन किन तरीक़ों से हम कंक्रीट को अपनी फाइनल लोकेशन तक लेके जा सकते हैं। पहला क्या, पंप्स की हेल्प से। जो पंप्स होते हैं उनके अंदर कंक्रीट को पंप किया जाता है और फाइनल लोकेशन के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, अगला है क्रेन्स एंड बकेट्स आपने देखा होगा, क्रेन्स एंड बकेट्स कंक्रीट को उठाती हैं और फाइनल लोकेशन पर लेके जाती है। उसके बाद है कि ट्रांजिट मिक्सर वही होता है जो ट्रक्स के पीछे लगी होती है। एक ट्रक होते हैं, उनके पीछे क्या लगी होती है, एक घूमने वाली ऐसे होता है वो, उसके अंदर क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिट मिक्सर बोलते हैं और इसके अंदर क्या होती है, कंक्रीट होती है। ठीक है, इसके अंदर भी हम कंक्रीट को लेके जा सकते हैं। उसके बाद होती है बेल्ट कन्वेयर, एक बेल्ट होती है ऐसे, ठीक है, उसके अंदर मान लो अगर हमने यहाँ पर कंक्रीट प्लेस करना है, यहाँ पर हम कंक्रीट रखते जाएंगे और वो कंक्रीट आगे की तरफ मूव करता जाएगा और फाइनल यहाँ पर हमारी फाइनल लोकेशन तक पहुँच जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पंप, क्रेन्स एंड बकेट, ट्रांजिट मिक्सर एंड बेल्ट कन्वेयर। उसके बाद है क्या, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। उसके बाद क्या है, हमारे पास है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। हमने कंक्रीट को कहाँ प्लेस करना चाहिए, मतलब रूल्स क्या होने चाहिए प्लेसिंग करने के, जो हम फाइनल प्लेस करते हैं। पहली बात, नियर होना चाहिए फाइनल लोकेशन के। ठीक है, नियर टू फाइनल लोकेशन, नियर टू फाइनल लोकेशन। ठीक है, दूसरी बात, कॉन्टीन्यूअस प्लेसिंग होनी चाहिए। कॉन्टीन्यूअस प्लेसिंग का मतलब क्या है कि ये नहीं होनी चाहिए कि कंक्रीट हमने मान लो अगर यहाँ पर एक स्लैब डाल रहे हैं, एक बार कंक्रीट डाल दिया, उसके बाद बाकी का कंक्रीट कल डालेंगे, आधी स्लैब के ऊपर बाकी का कंक्रीट कल डालेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक स्लैब है ना तो इसके ऊपर एक ही दम सारा कंक्रीट डालना चाहिए, मतलब पूरी एक ही बार में बननी चाहिए। तो इसका मतलब सेकेंड रूल क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस प्लेसिंग। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, नियर टू फाइनल लोकेशन होना चाहिए, और सेकंड कौन सा हो गया, कॉन्टीन्यूअस प्लेसिंग होनी चाहिए, और थर्ड कौन सा हो गया, हमने इसके अंदर जब हम प्लेस करेंगे कंक्रीट को तो हमें अवॉइड करना है, अवॉइड सेग्रीगेशन, हमें सेग्रीगेशन को अवॉइड करना है। सेग्रीगेशन यानी ये हमें अवॉइड करना है कि सीमेंट का पेस्ट और कोर्स एग्रीगेट अलग अलग ना हो, अच्छे तरीके से हो और हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ आए। ये हो गया हमारा प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स फ्रॉम
कंक्रीट, ठीक है। जो हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं उसके अंदर क्या हो जाते हैं, एयर वॉइड्स आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब हमारे घरों में या बिल्डिंग में स्लैब डलती है तो उसके अंदर वाइब्रेटर्स चलाए जाते हैं, ठीक है, या कोई टैंपिंग रोड से टैंप किया जाता है, जिससे क्या होता है, एयर वॉइड्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और कंक्रीट की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन, रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स फ्रॉम कंक्रीट। तो जो कॉम्पैक्शन करने के होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हैंड कॉम्पैक्शन और दूसरा होता है वाइब्रेशन से। जो हैंड कॉम्पैक्शन होता है वो या तो रोड से होता है, मतलब उसके अंदर मान लो यहाँ ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, और इसके अंदर कंक्रीट फिल है, इसके अंदर हम क्या मानेंगे, एक रोड मानेंगे, या टैंपिंग, या टैंपिंग से होगा क्या, हैंड कॉम्पैक्शन। और वाइब्रेशन से कौन सा होता है, वाइब्रेटरों से, यूज्ड वाइब्रेटर यूज इन कॉम्पैक्शन। अगर वाइब्रेटर यूज़ किया जाए कॉम्पैक्शन के अंदर, आपने देखा होगा जब हमारे घरों के अंदर स्लैब डलती है तो एक वाइब्रेटर होता है, उसके अंदर स्लैब के अंदर डाल दिया जाता है, वो अच्छे तरीके से क्या कर देता है, एयर वॉइड्स को ख़त्म कर देता है, जिससे अच्छा कॉम्पैक्शन होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर्स के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है इंटरनल वाइब्रेटर। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, इंटरनल वाइब्रेटर। इंटरनल वाइब्रेटर कौन सा होता है, जो कंक्रीट के अंदर डीप किया जाता है, यानी जो डीप इन कंक्रीट, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल वाइब्रेटर बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है इंटरनल वाइब्रेटर का, इसका यूज़ होता है बीम्स एंड कॉलम्स में, बीम्स एंड कॉलम्स। बीम्स और कॉलम्स में इंटरनल वाइब्रेटर का यूज़ होता है, जो कंक्रीट के अंदर डीप किया जाता है, अंदर तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल वाइब्रेटर। और सेकंड कौन सा होता है, एक्सटर्नल वाइब्रेटर। एक्सटर्नल वाइब्रेटर, एक्सटर्नल वाइब्रेटर कैसे होता है, जैसे मान लो हमने एक डिब्बा ले लिया, ऐसे एक फोम वर्क ले लिया, ठीक है, फोम वर्क ले लिया, इसके अंदर हमने कंक्रीट डाल दिया, ठीक है, कंक्रीट डाल दिया, कंक्रीट डालते ही इसके अंदर बीच में क्या बच गए, एयर वॉइड्स आ गए, ठीक है। अब हमने इसके चारों तरफ एक वाइब्रेटर लिया और इसके चारों तरफ लगा दिया और ये हो गया हमारा वाइब्रेटर, और इसको चालू कर दिया। जब ये हिलेगा, ज़ोर से हिलेगा, वाइब्रेट करेगा, तो ये क्या होगा, ये अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगी और ये कंक्रीट क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, जिससे एयर वॉइड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वाइब्रेटर। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है, फोम वर्क में, यूज आउट साइड द फोम वर्क क्या होता है, ये वाला, ये जो हमने कंक्रीट के साइडों में लगाई थी, इसको बोलते हैं फोम वर्क के आउटसाइड में लगाया जाएगा ये वाइब्रेटर, जिससे क्या हो जाएगा, एयर वॉइड्स से ख़त्म हो जाएंगे। थर्ड कौन सा होता है, सरफेस वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर कौन सा होता है, सरफेस वाइब्रेटर जो वो होता है जो स्लैब्स के अंदर और फ्लोरिंग के अंदर चलाया जाता है, ठीक है, जिसकी जो कम थिकनेस तक काम करे, विच वर्क ऑन थिन सरफेस, विच वर्क ऑन थिन सरफेस। एग्जाम्पल के तौर पर कहाँ पर काम करेगा ये, फ्लोर्स में एंड स्लैब्स में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, कॉम्पैक्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्यूरिंग। क्या आ जाता है, क्यूरिंग। अब क्यूरिंग क्या होती है, कंक्रीट के ऊपर वाटर का सप्लाई करना, ठीक है। क्यूरिंग क्या होता है, प्रोवाइडिंग मॉइस्चर टू कंक्रीट फॉर हाइड्रेशन, अच्छे से क्या हो जाए, हाइड्रेट हो जाए। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। क्यूरिंग क्या करती है, स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करती है और ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज करती है। और मेथड क्या क्या होते हैं क्यूरिंग के, पहला है वाटर मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर मेथड, दूसरा मेम्ब्रेन क्यूरिंग, तीसरा क्या गया, स्टीम
क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग में क्या होता है, हम क्यूरिंग के लिए पॉन्ड्स का यूज़ करते हैं, तालाबों का पॉन्ड्स का यूज़ करते हैं, और स्प्रे करते हैं पानी का, या पाइप की मदद से या और किसी चीज़ की मदद से स्प्रे करते हैं, या हम वेट कवरिंग करते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब कॉलम खड़े किए जाते हैं तो उनके ऊपर क्या है, एक वेट कपड़ा लगा दिया जाता है, ठीक है, उससे क्या होती है, वेट क्यूरिंग हो जाती है। दूसरा है मेम्ब्रेन्स क्यूरिंग में क्या करते हैं, क्यूरिंग के लिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ केमिकल्स कंपाउंड, ठीक है। और स्टीम क्यूरिंग किसके लिए यूज़ की जाती है, प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, प्री कास्ट जो पहले ही कास्ट कर रखे हो एलिमेंट्स, प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन के लिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूरिंग एंड क्यूरिंग के टाइप्स। उसके बाद है जॉइंट्स इन कंक्रीट। अब देखो, आपने देखा होगा जब हाईवे के ऊपर क्या है, हाईवे के ऊपर जहाँ पर भी टोल होता है, मान लो ये टोल है, इसके आसपास यहाँ तक कंक्रीट की रोड होती है, और कंक्रीट की रोड भी ऐसे नहीं होती है, उसमें क्या होते हैं, ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप बने होते हैं, बीच बीच में क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं। वो जॉइंट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि इनका एक्सपेंशन, मतलब अगर टेम्परेचर की वजह से रोड है अपना जो कंक्रीट है वो एक्सपेंड हो या श्रिंक हो, वो क्रैक ना लेके आए, ठीक है। यहाँ पर गैप दिया जाता है थोड़ा सा, यानी एक्सपेंड हो तो ये फिल हो जाए, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये एक्सपेंड हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब बीच में गैप दिया जाता है ताकि रोड के ऊपर क्रैक ना आए, ठीक है, इसीलिए इनके बीच में क्या दिया जाता है, गैप दिया जाता है। तो जॉइंट्स इन कंक्रीट, गैप्स प्रोवाइड इन कंक्रीट, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसके टाइप कितने होते हैं, फर्स्ट है क्या, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, फर्स्ट कौन सा है क्या, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, सेकंड एक्सपेंशन जॉइंट्स, थर्ड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। फर्स्ट कौन सा है क्या, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये जॉइंट किसकी वजह से आता है, ड्यू टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कंक्रीट। यानी इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, बार बार में कंक्रीट का अलग अलग तरीके से कंक्रीट को उसकी जगह पे प्लेस किया जाना। जैसे मैंने बताया था, मान ली हमारी स्लैब है, इसके ऊपर कंक्रीट डाला, यहाँ तक डाल दिया, उसके बाद हम आधे घंटे या 1 घंटे तक रुके, फिर से कंक्रीट डाला, यहाँ तक डाला, फिर से हम 5 घंटे के लिए रुके, यहाँ पर कंक्रीट डाला, तो इसमें क्या बन जाएगा, बीच में जॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी वजह से जॉइंट्स बने, यानी ड्यू टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कंक्रीट की वजह से जॉइंट्स बने, तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलते हैं। सेकंड आ गया एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ड्यू टू कंट्रोल द cracks, due to temperature variation, कंट्रोल द क्रैक्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। और इसे क्या कंट्रोल होता है, एक्सपेंशन। किसकी वजह से होते हैं, जो एक्सपेंशन होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट की क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन आ जाता है किसके अंदर, रोड के अंदर, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंशन जॉइंट से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इनका एग्जांपल कौन से हो गए, रोड्स के अंदर जो मैंने बताया था, हाईवे के अंदर ये जो दिए जाते हैं जॉइंट्स, उनको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद आ गया कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कौन से हुए हैं, ये श्रिंकेज की वजह से होते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू
श्रिंकेज, श्रिंकेज की वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू श्रिंकेज। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स प्रोवाइड्स, ये इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद देखो ऊपर आएगा क्यूरिंग, क्यूरिंग हम की जाती है, तो क्यूरिंग मिनिमम कितने डेज के लिए की जाती है, मिनिमम 7 डेज के लिए, ठीक है। तो 7 डेज के लिए तो करनी ही करनी पड़ेगी। अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो 10 से 14 दिन के लिए मिनिमम क्यूरिंग हमें करनी ही पड़ेगी, जिससे हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ आए, ठीक है, कंक्रीट के अंदर। उससे अगर नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या गया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की क्वालिटी का हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले क्या, बिफोर प्रोडक्शन, कंक्रीट को बनाने से पहले हम क्या चीज़ नोट करेंगे, और कंक्रीट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब हम कंक्रीट बना रहे होंगे तो हम क्या टेस्ट करेंगे, और आफ्टर प्रोडक्शन कंक्रीट बनाने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो बिफोर प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, मटेरियल की टेस्टिंग करेंगे, मटेरियल की टेस्टिंग करेंगे। जैसे हमारे पास सीमेंट है, एग्रीगेट है, अच्छी क्वालिटी की है या नहीं, हम जो उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है नहीं, उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा नहीं है या कम नहीं है, उसकी अच्छे से जो मटेरियल हम यूज़ करें उसकी टेस्टिंग करेंगे। ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब हम कंक्रीट को बना लेंगे तो हम उसकी कैसे टेस्टिंग करेंगे, उसकी हम स्लम्प टेस्ट से, स्लम्प टेस्ट और वर्केबिलिटी चेक करेंगे, क्या करेंगे, स्लम्प टेस्ट करेंगे, उसकी वर्केबिलिटी चेक करेंगे, एक्सेट्रा ड्यूरिंग प्रोडक्शन। उसके बाद आफ्टर प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद मतलब हमने कंक्रीट बना लिया और उसको प्लेस भी कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे या टेंसाइल स्ट्रेंथ। और अभी हम ये कैसे चेक करेंगे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, इन सभी टेस्टों के बारे में, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाएगा क्या, कि कंक्रीटिंग को प्लेसिंग कहाँ कहाँ करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसके क्या क्या सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या आएगी, हॉट वेदर के अंदर, हॉट वेदर, अगर वेदर गर्म है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, ड्राइंग के हो जो अपना वाटर है वो क्या होता है, जल्दी सूखने लग जाता है, यानी रैपिड ड्राइंग ऑफ वाटर, रैपिड ड्राइंग ऑफ वाटर। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, हम जल्दी जल्दी क्यूरिंग करें या हम उसके ज़्यादा वाटर सप्लाई करें, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, अर्ली क्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन, कोल्ड वेदर में क्या, कोल्ड वेदर के अंदर हमारे पास इसके में क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कोल्ड वेदर में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्या आ जाएगी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सारा वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, हम इसको हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे, या हम इसको इंसुलेट कर देंगे, इंसुलेशन कर देंगे, ताकि कोल्ड वेदर यानी जो फ्रीजिंग है या ठंडा मौसम है वो इसको इफेक्ट ना कर पाए, या हम इसको इंसुलेशन करते हैं। थर्ड क्या है, अगर रेनी सीजन है, रेनी वेदर है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, एक्स्ट्रा वाटर, कंक्रीट के अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगा।
तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो गया, हम इसको कवर कर सकते हैं लेयर से, कवर बाय लेयर, ठीक है। और थर्ड क्या आ गया, और फोर्थ क्या आ गया, अंडर वाटर कॉन्क्रीट कंडीशन में, अंडर वाटर कॉन्क्रीट, अंडर वाटर कॉन्क्रीट कंडीशन में क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, जब हम पानी के नीचे कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो क्या होता है, कोरोजन लग जाता है, कोरोजन लग जाता है किसके ऊपर, स्टील के ऊपर, जो हम इसके अंदर सरिये डालते हैं या बार्स डालते हैं कॉन्क्रीट के अंदर, उनके ऊपर क्या लग जाता है, कोरोजन लग जाता है और सल्फेट अटैक होता है, सल्फेट अटैक, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या होता है, हमारा सल्फेट अटैक होता है, सल्फेट अटैक, और दूसरा होता है क्लोराइड अटैक होता है, क्या करते हैं, क्लोराइड अटैक, क्लोराइड अटैक होता है। तो हम अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या, इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम डेंस कॉन्क्रीट यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, डेंस कॉन्क्रीट यूज़, और सेकंड क्या कर सकते हैं, स्पेशल टाइप कॉन्क्रीट का यूज़ करेंगे, स्पेशल टाइप कॉन्क्रीट, जो कि सिर्फ अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए बनाई जाती है। बस इससे हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।